नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका कांग्रेस में दिए गए भाषण को लेकर भारत में राजनीति हो रही है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि इजराइल गजा में जनसंहार कर रहा है और वो बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को इजरायली प्रधानमंत्री को भाषण देने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ रूट यात्रा पर सब्जी वालों, ढाबा मालिकों और फल वालों के नेम प्लेट को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त तक इस फैसले पर रोक लगा दी है। धार्मिक कम गिनती के लोगों को तंग करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा रूट पर बच्चों को परेशान करने का नया आदेश पारित किया है। हापुड़ जिले में 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक कावड़ यात्रा रूट के कारण सारे स्कूल बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। साल 2018 में अमित शाह पर एक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जिला न्यायालय में यानी कोर्ट में पेश होना पड़ा है। वहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे सियासी वजहों से फंसाया जा रहा है। अब भारत में सरकारी कर्मचारी खुलेआम आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। भारत सरकार ने 58 साल पुराने अपने एक आदेश को बदल दिया है, जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते थे। अब वे खुलेआम आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल भी हो सकते हैं और आरएसएस का प्रचार भी कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले हरियाणा की कांग्रेस में टूट दिख रही है। अब कुमारी शैलजा ने दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा के अलावा अलग से अपनी हरियाणा संदेश यात्रा निकालने का फैसला लिया है। आज पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग करवा रही है, उनकी जासूसी करवा रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करवा रही है, एप्पल कंपनी के संपर्क में सरकार भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए हरियाणा के साबका सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामों को अपना बताकर गिनवा दिया। इसके बाद जब उनकी किरकिरी हुई तो उन्होंने भाषण लिखने वाले पीआरओ को सस्पेंड कर दिया। आज पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की सुनवाई हुई। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिताजी बलकौर सिंह सिद्धू ने कहा कि आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भगवंत मान उन्हें बतौर चांसलर नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने मीडिया से लगातार भगवंत मान के ऊपर आरोप लगाए हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में है। हम सबको पता है कि अमेरिकी कांग्रेस में उन्होंने अपना एक भाषण दिया है। वो भाषण काफ़ी वायरल हुआ। एक हिसाब से उन्होंने जो गजा के ऊपर इजराइल हमले कर रहा है उसको जस्टिफाई किया और उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि ये सभी जो उनके मित्र राष्ट्र हैं, चाहे अमेरिका हो, उन सब के लिए ज़रूरी है। उस भाषण में उन्होंने ईरान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो वो अमेरिका के दुश्मन के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो ऐसी कई लंबी चौड़ी बातचीत थी और कहीं ना कहीं उन्होंने उनका जो भाषण था वो दुनिया भर में चर्चित रहा। कई लोगों ने कहा कि देखो कैसे जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो लोगों का जो जनसंहार हो रहा है उसको डिफेंड कर रहे हैं और कई सारी बातें निकल के आई। इसी को लेकर भारत में भी एक सियासत आप सबको पता की हुई, क्योंकि भारत में भी मुसलमानों की जो जनसंख्या वो ठीक ठाक है। और इसी पर जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी हमला बोलते हुए कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी कांग्रेस में बोलने नहीं दिया जाना चाहिए था। जो उनका भाषण है वो बहुत खराब था। उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो गजा है, गजा में पत्रकार, लेखक, बच्चे, बूढ़े और गरीब, मजदूर, इन सब के ऊपर जो इजराइल है वो हमला कर रही है, उनको मार रही है और ये मानवता के ऊपर अपराध है, तो ये गलत है। और गजा में इजराइल जनसंहार कर रहा है, यानी कि इसको अगर हम कहें तो एक हिसाब से मास मर्डर कर रहा है। तो प्रियंका गांधी की स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रही है और प्रियंका गांधी बड़ी नेताओं में से एक हैं, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू पर उनकी ये बड़ी स्टेटमेंट है। और कांग्रेस के कई नेता इजराइल के समर्थन में बात करते रहे हैं। कई नेता कहीं ना कहीं गजा के समर्थन में बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में बात करते रहे हैं। ऐसे ही भारत सरकार का भी रवैया क्लियर नहीं रहा है। एक तरफ तो इजराइल में भारत सरकार अपने सैनिक भेज देती है,
और अपने सैनिक कह रहा हूँ काम करने के लिए लोगों को भेज देती है, लेबर के काम करने के लिए हरियाणा और पंजाब से। और दूसरी तरफ वो पीस के लिए ये भी कह रही है कि फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल हमले बंद करे। तो कोई डुअल एक हिसाब से रिलेशन रहता है उनके। जो इजराइल फ़लस्तीन युद्ध है उसके ऊपर इंडिया कभी क्लियर स्टैंड नहीं ले पाता, तो इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न इंडिया में भी होती रहती है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर उत्तराखंड से आई और उत्तर प्रदेश से आई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मैंने आपको कई बुलेटिन्स में बताया है कि कावड़ यात्रा रूट के ऊपर इन दोनों सरकारों ने, योगी सरकार ने, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने ये एक ऑर्डर पास कर दिया था कि कावड़ यात्रा रूट पर जो भी ठेले वाला है, सब्जी वाला है, रेडी वाला है, फल वाला है, ढाबा मालिक है, खाने पीने की चीज़ें जो भी बेच रहा है वो अपने नाम लिखेगा। इस वजह से जो धार्मिक कम गिनती के लोग हैं, घट गिनती के लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। कहीं ना कहीं उन्हीं को टारगेट करने के लिए फैसला लिया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। चैलेंज प्रोफेसर पूरंद हो, महुआ मोइत्रा हो, और भी कई लोग थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में जो सब्जी रेडी वाले, फल वाले हैं, उनको अपने नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तो रोक ही लगी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार एक और बेवकूफ़ी भरा फैसला ले आई है, आदेश ले आई है। जो हापुड़ जिला पड़ता है उसमें ये आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, कावड़ यात्रा की वजह से 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक सारे स्कूल बंद रहेंगे। मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई क्यों आपने बाधित करनी, क्यों एक एक हफ्ता कावड़ किसी धार्मिक आयोजन के कारण स्कूल बंद रखने, ये तो मेरी समझ से बाहर है। खैर, इसको भी कोर्ट में कोई ना कोई चैलेंज करेगा ही, और ये गलत फैसला कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। और इसका मतलब लोगों पे असर पड़ता है कि आप एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाकी के धर्मों को के लोगों के साथ भी ऐसा वितकरा कर रहे हो, धार्मिक वितकरा, और अब स्टूडेंट्स को भी लपेट रहे हो जो अपनी पहली से 12वीं कक्षा पढ़ रहे हैं। कम से कम उन्हें तो पढ़ने दिया जाना चाहिए था, उनकी पढ़ाई तो बाधित धार्मिक आयोजन के लिए नहीं करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी हुई। मामला साल 2018 का है, जब अमित शाह को राहुल गांधी ने अपने स्पीच में लपेट लिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो बीजेपी है वो क्लीन राजनीति की बात करती है, जबकि उनके अध्यक्ष के ऊपर एक हत्या का आरोप है। तो इस स्टेटमेंट को लेकर सुल्तानपुर जो एरिया पड़ता है वहाँ पर उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी, मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था और अब उसमें पेशी हुई है। तो राहुल गांधी 12 पेशियों पर आए नहीं थे, अब 13वीं पेशी पे आज पेश हुए, क्योंकि वहाँ के जो जज थे उन्होंने कहा कि अगर अब की बार पेश नहीं हुए तो वो कोई कड़ा फैसला लेंगे। और इसमें आज जब राहुल गांधी अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ये उनको सियासी तौर पर फंसाने की साजिश है। उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं कहा था, उन्होंने कोई तथ्य तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किए थे। हालांकि अब देखना होगा कि वहाँ की अदालत का क्या रुख रहता है, क्या फैसला वहाँ की अदालत सुनवाती है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में हम सबको पता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने अपने बुलेटिन में बताया था कि जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे, वो हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब नाम से एक यात्रा निकाल रहे हैं और कुमारी शैलजा को भूपेंद्र हुड्डा के एंटी गुट माना जाता है। अब कुमारी शैलजा ने इस यात्रा से अलग एक यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है और उस यात्रा के पोस्टर में न तो उदय भान का नाम है, ना पोस्टर है, ना भूपेंद्र हुड्डा का कोई नाम है, ना पोस्टर है। और इस यात्रा का नाम रखा है इन्होंने हरियाणा संदेश यात्रा। कुमारी शैलजा ने बताया कि इस यात्रा का मकसद हरियाणा में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर बीजेपी को एक्सपोज करने का इस यात्रा का मकसद है। अब देखना होगा कि ये गुटबाजी कितनी चल पाती है। कुमारी शैलजा लगातार हमलावर हैं भूपेंद्र हुड्डा पे। उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट देके ये भी कहा था कि जो हरियाणा की कांग्रेस है उसमें हुड्डा गुट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उसके प्रभाव के नीचे पल रही है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में। तो ये गुटबाजी कांग्रेस की अभी से दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को अब महज 2.5 महीने बाकी रह गए हैं, तो इसलिए मैं अपने बुलेटिन में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा की खबरें अब आप तक पहुंचा रहा हूं, राजनीतिक खबरें। अब एक खबर मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की बता देता हूं, नायब सिंह सैनी की। नायब सिंह सैनी कल फतेहाबाद में एक भाषण दे रहे थे और भाषण देते हुए उन्होंने बहुत सारे काम गिनवा दिए और लगभग 10 काम गिनवाए। 10 में से 7 काम ऐसे थे जो हुड्डा सरकार के दौरान हुए थे, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन कामों को करवाया था।
इसके बाद सोशल मीडिया पे उनकी किरकिरी होने लगी, उनके भाषण को वायरल करके लोग लिखने लगे, तो फिर उनको थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने जो उनका भाषण लिखने वाला पीआरओ था उसको बर्खास्त उसको सस्पेंड कर दिया है, और जो पूरी टीम थी उनकी जो उनके भाषण लिखने का काम करती है वो सस्पेंड हो गए हैं। तो एक हिसाब से खुद मास लीडर ना होने का ये फर्क होता है। अब वो एक डमी कैंडिडेट है, उनको बीजेपी ने बैठा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, अब उनको यही नहीं पता है कि बीजेपी ने कौन से काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, इसलिए वो भाषण लिखवा रहे हैं। अब भाषण लिखने वालों से कोई गलती होगी तो उनको सस्पेंड कर दिया, उन अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों से भाषण लिखवा रहे हैं, पीआरओ से। तो बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, लोग बड़े मजाक बना रहे हैं कि जो अब मुख्यमंत्री बना हरियाणा का, उसको यही नहीं पता कि बीजेपी ने कौन से काम करवाए हैं इस स्टेट में, कौन से नहीं करवाए हैं। तो काफ़ी एक हिसाब से हरियाणा की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कॉमेडी बनी हुई है। अब हम अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बारे में है। वो भी आजकल हरियाणा में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे मैं अपने बुलेटिन में हरियाणा की बहुत सारी खबरें दे रहा हूँ, वैसे ही भगवंत मान भी आजकल हरियाणा में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और हरियाणा में वो रैलियाँ बहुत सारियाँ कर रहे हैं। आज उन्होंने हिसार में भी की, हिसार के बरवाला में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो भतीजों को और भांजों को, भाइयों को नौकरियां नहीं देंगे। उन्होंने दोनों सरकारों पे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वैसे हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो भी एंटी करप्शन मूवमेंट से ही हुआ है, लेकिन इनका जो सफ़र है वो उसके ऊपर काफ़ी आलोचना भी होती है कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये भ्रष्टाचार की बात करते करते कब बीजेपी की पिच पे चली गई और कब राष्ट्रवाद और अंधराष्ट्रवाद हम कहेंगे उस पर पहुंच गए, इसका किसी को पता ही नहीं है। तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी काफ़ी आलोचना भी होती है, और ये भी कहा जाता है कि पंजाब में और दिल्ली में भी ना तो ये करप्शन रोक पाए हैं, ना ये नशा रोक पाए हैं। अब लेकिन हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक हिसाब से पूरा कैंपेन खोल रखा है, और भगवंत मान उसका चेहरा है। भगवंत मान ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं हरियाणा में कि देखो वो तो बिजली भी फ्री दे रहे हैं, और ये दिखाने, उन्होंने भ्रष्टाचार भी खत्म कर दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई हम सबको पता है, अगर कोई भी हरियाणा वासी पंजाब में जाके देख आए और दिल्ली में जाके देख आए तो उसकी आंखें खुल जाएंगी कि कितना काम आम आदमी पार्टी ने किया है। लेकिन खैर, इनको प्रचार की बहुत तगड़ी एक हिसाब से समझ है, इसीलिए लगातार इस किस्म के प्रचार लगातार करते हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर आरएसएस के बारे में है। आरएसएस हम सबको पता है कि जो बीजेपी की पेरेंट पार्टी है, जिससे पूरी बीजेपी चलती है, और हिंदू राष्ट्र जिसका सपना है। आरएसएस को लेकर भारत सरकार ने अपने एक 58 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। 58 साल पहले, साल 1966 में जिस समय हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, उसी साल एक फैसला लिया गया था। उस समय इंदिरा गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री होती थी कि आरएसएस के लोग सरकारी कामों में भाग नहीं लेंगे और सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकेंगे। लेकिन अब इस फैसले को पलट दिया गया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कैंप्स में जा सकता है, उनके कार्यक्रमों में, उनके आयोजनों में भाग ले सकता है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो भारत है वो तो सेकुलर मुल्क होने का दावा करता है, और आरएसएस के जितने भी कार्यक्रम है वो हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड हैं। तो अब सरकारी कर्मचारी हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड आरएसएस के कार्यक्रमों में जाएंगे, भाग लेंगे। तो अब आप देखिए कि इस मुल्क का चलाने का जिम्मा जिनके ऊपर है, जिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर है, वो तो आरएसएस के शाखाओं में जाते हुए आपको दिखेंगे। तो इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये गलत है। साल 1948 में वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब गांधी हत्या की गई थी, गोडसे ने गांधी को जब मारा था, उसके बाद आरएसएस पे बैन भी लगा दिया था। लेकिन 1950 में इस बैन को हटा लिया गया, क्योंकि आरएसएस के लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी, कहा कि आगे से सब नहीं होगा। लेकिन साल 1966 में जो सरकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर रोक लगा दी थी कि आप आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। लेकिन अब 58 साल पुराने फैसले को मोदी सरकार ने पलट दिया है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर आज इंडियन पार्लियामेंट से है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो विपक्ष के सांसदों के, विपक्ष के नेताओं के फ़ोन की टैपिंग करवा रही है, सर्विलांस करवा रही है और जासूसी करवा रही है। तो काफ़ी गंभीर आरोप थे। इसको लेकर जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं जितिन प्रसाद, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सरकार किसी के भी फ़ोन की कोई जासूसी नहीं करवाती, और वो एप्पल कंपनी से। फिर उसके बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि एप्पल कंपनी के उनके पास मैसेज आए हैं कि उनके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। फिर जितिन प्रसाद ने कहा कि वो एप्पल कंपनी से भी बातचीत कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, उसके बाद ही
निकल के आएगा कि क्या होगा। आपको याद होगा राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने, कई पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एप्पल से उनको एक ईमेल आया जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार उनके फ़ोन से छेड़खानी करने की परमिशन मांग रही है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। अब राघव चड्ढा ने दोबारा इस मामले को आज जो राज्यसभा उसमें उठाया है। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर पंजाब के बारे में है। पंजाब से सीआईए स्टाफ फतेहाबाद में आया था। सीआईए की टीम आई थी और एक नशा तस्कर को फतेहाबाद में गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन वहां पर जो गांव वाले थे वो इकट्ठा हो गए। उन्होंने नशे तस्करी के आरोप में जिसे गिरफ्तार करने आए थे उसको छुड़वा दिया और जो पंजाब की सीआईए की टीम थी उसको पीटा, उसकी गाड़ी भी तोड़ दी। बाद में हरियाणा पुलिस आई, तब मामला सुलझा और फिर बाद में जो बैरंग कहीं ना कहीं सीआईए स्टाफ को, पंजाब के सीआईए स्टाफ को लौटना पड़ा है। उससे अगर हम अगली खबर की बात करें तो जो अगली खबर है वो भी पंजाब से है। पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के मामले में आज अदालत में पेशी हुई और जो आरोपी हैं उनकी पेशी ऑनलाइन पेशी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी करवाई गई और अब अगस्त की डेट दी गई है। वकीलों की हड़ताल लगातार चल रही है जिसके कारण उनकी जो एक हिसाब से कहीं तारीख वो प्रभावित हो रही है। सिद्धू मूसेवाला की जो कोर्ट हियरिंग है वो प्रभावित हो रही है और इसमें जो आरोपी हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप बलकौर सिंह सिद्धू हैं, सिद्धू मूसेवाला के पिता, उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इसको लेकर बहुत सारी बातचीत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है क्योंकि उन्होंने बाहर आके स्टेटमेंट भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने जो जालंधर से सांसद हैं, एमपी हैं चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने लोकसभा में उनका मुद्दा उठाया, उनके बेटे का मुद्दा उठाया। तो ये आज का मानसा से रिलेटेड जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताया। कल इस केस में कोई और अपडेट होगी तो उसकी खबर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट केस है जिसमें हरियाणा और पंजाब के हर एक आदमी को इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगली खबर भी पंजाब से ही है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने एक बार फिर से पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भगवंत मान उन्हें बतौर चांसलर नहीं देखना चाहते, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा काफ़ी चर्चित भी हुआ था। और बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान की लड़ाई किस बात पे लगी हुई मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में करीब 13 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और उनमें से करीब 10 के जो चांसलर हैं वो खुद पंजाब के गवर्नर हैं और इसको लेकर जो वाइस चांसलर अपॉइंट करने को लेकर एक विवाद हुआ जिसमें भगवंत मान चाहते थे कि उनके अकॉर्डिंग वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों के लगाए जाएं, लेकिन बनवारी लाल पुरोहित ने उस फाइल पे साइन नहीं किए। इसके बाद 2023 में भगवंत मान ने एक बिल विधानसभा में पेश किया जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट कहा गया और उसमें वाइस चांसलर अपॉइंट करने की सारी ताकत मुख्यमंत्री को दे दी गई। लेकिन इस फैसले को बनवारी लाल पुरोहित और पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब की विधानसभा का जो एक्ट था उसको पलट दिया, जो विधेयक पास किया गया था उसको गैर संवैधानिक करार दिया और कहा कि जो चांसलर हैं वो पंजाब के गवर्नर ही बने रहेंगे, वही वाइस चांसलर अपॉइंट करेंगे। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और भगवंत मान की किरकिरी भी हुई। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी दिखी कि जो स्टेट का जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, उसको लेकर जो केंद्र है वो अपनी दखलंदाजी लगातार चाह रहा है और ये इस फैसले में दिखी। यानी कि जो सूबे की ज़्यादा अधिकारों की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इस फैसले से पीछे गई। मेरे हिसाब से तो जो सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, उसी को चांसलर होना चाहिए और उसी को वाइस चांसलर अपॉइंट करने की ताकत मिलनी चाहिए। ये ना हो कि जो पंजाब की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें आरएसएस के जो प्रचारक है उनको वाइस चांसलर बनवारी लाल पुरोहित बना दें, क्योंकि वो खुद भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं और आरएसएस की विचारधारा आप सबको पता है कि पंजाब के लिए कितनी खतरनाक है। खैर, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।